बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 8.9 रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंज को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स किस तरीके से होती हैं, क्या चीज़ है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, और सेकंड हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा फेज चेंज के वेव्स की जो है वो फेज किस तरह से चेंज होता है और इसकी क्या वजूहात होती हैं, उनको हम लोग जो डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या सी होती हैं? लेट कर लें कि आप किसी दीवार के सामने खड़े हुए हैं और आप कुछ बोल रहे हैं, तो आपकी साउंड एनर्जी ट्रैवल करेगी, ठीक है, वॉल को जाके हिट करेगी, तो वॉल क्या करेगी, आपके साउंड एनर्जी का कुछ अमाउंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी अमाउंट को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। सही है, तो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, यानी कि आपकी वेव जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अगर आप जो है वो किसी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि जहां पर थोड़ा सा जो है वो लाइट एनर्जी आ रही है, तो लाइट एनर्जी क्या होती है कि अगर आप कोई रिफ्लेक्टिंग मटेरियल उसके सामने रख देंगे तो लाइट भी आपको रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आएगी। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, कि जब आपकी जो वेव है वो किसी सर्टेन मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। सही, और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स हमारे पास वही जो है वो लॉस फॉलो करते हैं जो आप लोगों ने मेट्रिक क्लास के अंदर पढ़े थे, दैट द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल एंड ऑल इंसिडेंट, रिफ्लेक्टिंग एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या चीज होगी हमारे पास? द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ अ सर्टेन मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। राइट, अगर आपकी जो है वो वेव जो है वो किसी सर्टेन मीडियम के ऊपर पड़ेगी तो वहां से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव जो है वो 100% एनर्जी के साथ नहीं होता, यानी कि अगर आपकी लाइट एनर्जी की या साउंड एनर्जी की लेट करने की एनर्जी है 12 जूल, तो आपके पास जो है वो 10 to 9 जूल वापस आएगी, बाकी अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। राइट, अब हम लोग यहाँ पर जो है वो बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है वो दो तरीके से हो सकती है। या तो आपकी वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, या फिर आपकी वेव ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब डेंसर और रेयर मीडियम में क्या डिफरेंस है? देखें, डेंसर का मतलब ये है कि आपका जो मटेरियल है वो ज्यादा डेंस है। डेंसिटी का मतलब आपको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जितना ज्यादा आपके ऑब्जेक्ट का मास होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डेंसिटी होगी। राइट, तो और अगर आप जो है वो डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो मतलब ये है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है उसका मास ज्यादा है, जबकि जहां पर आपकी वेव इंसिडेंट हो रही है वहां पर आपका मास जो है वो कम है। दैट इज कॉल्ड द डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रैवलिंग। तो एक बात बेटा बेसिक मोटो को याद रखिएगा। बेसिक मोटो ये है कि जब भी आपकी वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो डेंसर मीडियम क्या करेगा, आपके फेस यानी कि जो वेव का जो फेस है उसको 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कर देगा। अब 180 डिग्री आउट ऑफ फेस क्या चीज है? देखिए, आपकी वेव जा रही है, देखें लेट करने के पहले मैं इस वाले ये वाले इसकी बात कर रहा हूँ। आपकी वेव जा रही है टुवर्ड्स राइट, और राइट पर आपने क्या किया हुआ है, इस स्ट्रिंग को जो है वो प्लग करवाया हुआ है, यानी कि बांधा हुआ है किसी वॉल के साथ। अब आपकी वेव जा रही है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट, देखिए नजर आ रही है आपको, इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट जा रही है। जैसे ही ये वॉल को हिट करेगी तो आपकी, देखें मुझे आप ये बताएंगे डेंसर मीडियम कौन सा, रेयर मीडियम कौन सा है। तो ये मुझे साफ पता चल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है ये रेयर मीडियम है और ये जो वॉल है ये क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब भी आपकी वेव ट्रैवल करेगी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या करेगा, रिएक्शन में आपके वेव को 180 डिग्री आउट ऑफ फेस कर देगा। 180 डिग्री आउट ऑफ फेस करने का मतलब ये है कि अगर आपकी वेव का क्रस्ट टकराएगा वॉल के साथ तो वॉल रिएक्शन में इसको क्या बना देगा, ट्रफ बना देगा, और क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। दैट इज कॉल्ड द फेस चेंज व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सही, इसी के हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखें, बेसिकली मैकेनिकल वेव्स की हम लोग बात कर रहे हैं। देखें, आपको नजर भी आ रहा है ना कि ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं। द वेव्स विच नीड अ मीडियम टू ट्रैवल आर कॉल्ड द मैकेनिकल वेव्स। तो हम लोग यहाँ पर देखें स्ट्रिंग के अंदर जो है वेव जनरेट करा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स। क्योंकि देखें आपकी वेव जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और पार्टिकल कहाँ जो है वो वाइब्रेट करें अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दैट दीस टाइप ऑफ वेव्स आर कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव्स। सो the behavior of mechanical waves at the boundary can be studied by sending a wave pulse along a narrow spring or string, यानी कि हम जो है वो एक रस्सी से या स्प्रिंग से क्या कर रहे हैं, वेव को भिजवा रहे हैं, यानी कि वेव ट्रैवल करवा रहे हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर ट्रांसवर्स एज वेल एज फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यही जो है वो प्रिंसिपल ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स के लिए भी यही जो है वो फिनोमेना इस्तेमाल होता है। देखें, आपको जो मैंने बता दिया ना मोटोस को मैं दोबारा से रिमाइंड कर देता हूं कि जब भी आपकी वेव रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर ट्रैवल करेगी तो आपका फेज चेंज हो जाएगा 180 डिग्री। यानी 180 डिग्री फेज चेंज होने का मतलब ये है कि अगर आपका वेव का क्रस्ट गया है, वॉल के साथ टकराया है, तो आपकी वेव जो है वो ट्रफ की फॉर्म के अंदर वापस आएगी। या फिर अगर आपकी वेव जो है वो ट्रफ की फॉर्म में वॉल से टकराई है तो क्रस्ट की फॉर्म के अंदर वो वापस रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन अगर आपकी वेव जो है वो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम तो इसके फेस के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। देखें, दूसरी वाली डायग्राम को पहले देख लीजिए। देखें, ये मेरे पास जो है वो एक क्या कहते हैं स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया हुआ, एक रिंग के साथ जो है वो कनेक्ट करवा। देखें, मेरे पास जो है वो डेंसर मीडियम कौन सा हो गया, स्ट्रिंग डेंसर हो गई क्योंकि इसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी जो है वो रिंग जो है वो छोटी है तो इसका मास कम होगा, राइट। तो जब आपकी वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के ऊपर जाएगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो आपका फेस जो है चेंज नहीं होगा। जैसे वो जाके स्ट्राइक करेगी वैसे ही वापस आ जाएगी। यानी कि देयर इज नो फेस चेंज अकर इन द वेव व्हेन इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सही, तो इसी को हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखें, इन अ फिगर ए द राइट एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द वॉल, यानी कि राइट एंड को हम लोगों ने क्या किया, फिक्स कराया वॉल के साथ। एंड द ट्रांसवर्स अपवर्ड पल्स इज सेट इट इन इट बाय हैंड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द वॉल। हमने क्या किया, हाथ से क्या किया, अपवर्ड जो है वेव जो है वो जनरेट करी, जो कि कहाँ ट्रैवल करी, टुवर्ड्स द वॉल। When this crest strike the wall, a part of its energy is absorbed and the rest is reflected. इस दीवार ने क्या किया, इसकी कुछ एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर लिया है और एब्जॉर्ब करने के बाद बाकी वेव को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट करा दिया। बट द फेस ऑफ द वेव इज टोटली चेंज, दैट इज कॉल्ड द आउट ऑफ फेस। यानी कि 180 डिग्री आपका जो है फेस चेंज हो जाएगा। आउट ऑफ फेस का मतलब ये है कि क्रस्ट टू ट्रफ फॉर्म बन जाएगी। सही, तो सिंस द वॉल डज नॉट मूव अप विद द क्रस्ट, क्योंकि डेंसर है, राइट, तो move up with the crust, so the wall exert downward pull on the string. The result is that the upward displacement pulse is reflected as downward displacement. A phase change of 180 degrees is absorbed, which is half of the equal to half of the wavelength, that is lambda by 2। देखें, ये आपकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ का हाफ हो जाएगा। अगर इन फेज होता तो आपका जो है वो कंप्लीट वेवलेंथ होगी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो क्योंकि ट्रफ आ गया है वापस, तो हमारे पास फिर जो है ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री पर हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, हाफ होती है। सही, 180 डिग्री पर हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है, हाफ होती है बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड पल्सेस। तो भाई बेसिक मोटो दोबारा से वही निकला कि अगर आपकी वेव जो है वो ट्रैवल करेगी फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 180 डिग्री चेंज आ जाएगा। यानी कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। 180 डिग्री आउट ऑफ फेस को होने का मतलब क्रस्ट से आपकी क्या बन जाएगी, ये ट्रफ बन जाएगी। जबकि अगर आप जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रहे हैं तो आपके फेस के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। ये आपको दिखाया जा रहा है, देखें, वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फिक्स एंड, वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्री एंड। फिक्स एंड का मतलब है डेंसर है, फ्री एंड का मतलब है कि आप जो है वो रेयर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि आपका मास जहां पर ज्यादा होगा वो डेंसर होगा, जहां मास कम होगा वो रेयर होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द फिक्स एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज रिप्लेस्ड विद मूवेबल रिंग, यानी कि अगर आप जो फिक्स एंड को रिप्लेस कराते हैं किसी मूवेबल स्ट्रिंग के साथ रिंग के साथ, when the wave pulse arrive the end, जब आपकी वेव पल्स जो है वो एंड के ऊपर जाएगी, the ring moves up and as the ring moves down, ऊपर और नीचे आपकी रिंग क्या करेगी, मूव करेगी, क्योंकि ये क्या है, फ्री है। तो मतलब ये है कि आपने कहाँ से इसको डेंसर से रेयर की तरफ ट्रैवल करवाया, तो जब ये डेंसर से रेयर की तरफ गई है तो आपकी फेस के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आया। सही, एन अपवर्ड पल्स इज प्रोड्यूस, सो देयर इज नो फेस चेंज इन दिस केस। तो भाई सिंपल सी बात मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि when wave is traveling from the rarer to denser medium, the phase change of 180 degree will produce, but if the wave is traveling from denser to rarer medium, there will be no change in phase will be occurred. This result may be summarized by saying that when the wave transverse wave on a string is reflected by a rarer medium, it suffer no phase change, but if the wave pulse is reflected from a denser medium, there is a phase change of a 180 degree. सही, तो इसके बाद हम लोग जो है देखें, ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स थी, राइट। मैकेनिकल वेव्स के हम लोगों ने जो है रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो देखें बेटा, आपकी वेव्स मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जैसे कि लाइट वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, तो इनको जो है वो किसी किस्म की
मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ये भी क्या करती हैं, वही रूल फॉलो करती हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्लेक्शन का, कि अगर आपकी जो है वो किसी मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करेगी तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब रिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि इन फेस हो रही है या आउट ऑफ फेस हो रही है। इन फेस का मतलब है कि आपका कोई किसी किस्म का जो है वो चेंज नहीं आया फेस के अंदर, लेकिन अगर आपकी जो है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो जाए तो उसका मतलब ये कि आपने क्रस्ट भेजा था और आपको ट्रफ की फॉर्म मिली है। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास वही चीज़ें जो है वो फॉलो करें। द फेस चेंज ऑल्सो अकर व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज लाइट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बाउंड्री ऑफ अ डेंसर मीडियम, राइट। So various techniques have been developed for locating the position of object by reflecting of waves known as speed form them as radar। radar को हम लोग यूज करते हैं साउंड डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग वेव्स। तो देखें बेटा, हम लोग जो है वो साउंड को बेसिकली रेडार का फंक्शन ये होता है कि हम लोगों ने जो है वो ऐसे साउंड वेव्स को अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो स्प्रेड करवाया होता है। अब जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट उन साउंड वेव्स के अंदर आएगा तो हमारे पास साउंड वेव क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर फौरन से जो है वो डिटेक्टर के ऊपर रिसीव होना शुरू हो जाता है। जैसे ही डिटेक्टर हमें रीडिंग प्रोवाइड करता है, इसका मतलब हमें ये पता चल जाता है कि कोई ना कोई चीज जो है हमारी रेंज के अंदर आ गई। दैट इज कॉल्ड द रेडियो ऑडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग वेव्स। यानी कि हर रेडार की जो है वो एक सर्टेन रेंज होती है कि जहां तक आपकी वेव्स पहुंच सकती हैं। जैसे ही वो वेव्स रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करती हैं, आपका डिटेक्टर जैसे ही रिफ्लेक्शन को जो है वो डिटेक्ट करता है, वैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि आपके रेंज के अंदर कोई ना कोई चीज एंटर हुई है। तो ये भी हमारे पास जो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से ही हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। फिर हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स देखें बेटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी वही जो है वो चीज़ें फॉलो करती है जो कि हमारे पास बाकी वेव्स फॉलो करती हैं। तो यहाँ हम लोग यही कह रहे हैं कि साउंड वेव्स ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक द अदर टाइप ऑफ वेव्स। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस एंगल से आपकी वेव जाके इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ये आपने मेट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 2 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर, कि जिस देखें लेट करें कि यहाँ मेरे पास एक सर्टेन मटेरियल है, तो मैं 45 डिग्री के एंगल से इंसिडेंट करा रहा हूँ किसी भी वेव को, तो आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो भी 45 डिग्री के एंगल से ही होगी। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स और एनी अदर वेव। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज, यानी कि जो आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, यानी कि अल्ट्रासाउंड में हो, आर यूज टू डिटरमाइन द क्राउड ऑफ फिशेज इन द डेप्थ ऑफ ओशन। सही, क्योंकि जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी। कम वेवलेंथ का मतलब ये है कि छोटी से मतलब बहुत ही नैरो जो है किस्म की वेव होगी, यानी कि कोई भी चीज़ अगर उससे मतलब टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, हमें जो है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो क्राउडेड का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, हम साउंड वेव को जो है वो ट्रैवल कराते हैं डेप्थ के अंदर, तो जहां पर हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो एरिया क्राउडेड है फिशेस से, तो हम लोग जो है वहां से फिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा हम जो है वो सी डेप्थ के लिए बारे में भी आपने पढ़ा होगा, सोनार से। सोनार हमारे पास जो है वो एक जो है वो ऑडियो डिटेक्टर ही है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सी डेप्थ को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। हम बेसिकली करते क्या है कि हम जो है वो अल्ट्रासाउंड्स को जो है वो सी डेप्थ के अंदर ट्रैवल करवाते हैं। तो आपकी जो साउंड वेव जाती है सी बेड से रिफ्लेक्ट करती है और वापस आ जाती है, तो हम क्या करते हैं उसके डिस्टेंस को हाफ कर लेते हैं, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास डेप्थ कितनी है। तो यही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि साउंड पल्सेस सेंड out underwater from a ship after reflecting from sea bottom, the sound is detected by an underwater receiver mounted at the ship and the time interval is recorded by the special device that is called the sonar। वो जो साउंड की रिफ्लेक्शन होती है उसका साउंड हम लोग जो है टाइम जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट करवा लेते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इको की। अब देखें, इको और रिवर्बरेशंस दोनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये है इंपॉर्टेंट चीज। इको और रिवर्बरेशंस ये दोनों ही रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। इको और रिवर्बरेशन में डिफरेंस ये होता है कि इको आपके पास जो है वो 0.1 सेकंड के बाद आपके ईयर पर टकराती है, जबकि रिवर्बरेशंस के अंदर ये होता है कि विद इन 0.1 सेकंड्स आपकी आवाज जो है वापस रिफ्लेक्ट होकर आपके पास पहुंच जाती है। अब इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस ये है कि आप पहाड़ के ऊपर खड़े में और आपका जो सेकंड वाला पहाड़ है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है, तो आप वहां से आवाज मारेंगे, माउंटेन के ऊपर खड़े में आप वहां से आवाज मारेंगे तो आपकी आवाज रिफ्लेक्ट होने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगी, क्योंकि वॉल मतलब जो सेकंड माउंटेन है उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जबकि लेट करें कि आप एक एम्प्टी रूम में, रूम बिल्कुल खाली है, अब वहां से जो है वो आप कुछ बोलते हैं तो आपकी साउंड जो है बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। सही, तो दैट आर कॉल्ड द रिवर्बरेशंस।
अगर आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकंड के बाद आ रही है तो ये क्या है, इको है। अगर आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकंड से पहले आ रही तो ये हमारे पास क्या, रिवर्बरेशंस है। इको का मतलब ये है कि जो आपकी साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है ना, आप इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये मेरी मतलब ये क्या है, इको रिफ्लेक्टेड साउंड है। लेकिन रिवर्बरेशंस में आप जो है वो आवाज को डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि एक साथ में जो है वो 3 से 4 दफा आपकी जो है वो रिफ्लेक्टेड साउंड आप तक पहुंच जाती है। सही है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशंस। हमारे पास समराइज चीज क्या आ गई कि अगर आपकी जो साउंड का जो डिस्टेंस है, रिफ्लेक्टेड साउंड का डिस्टेंस अगर 0.1 मतलब टाइम जो उसने लिया है रिफ्लेक्टेड का, अगर वो 0.1 सेकंड से ज्यादा है तो इको होगी। अगर रिफ्लेक्टेड साउंड जो है वो 0.1 सेकंड से पहले आ गई है तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास क्या है, रिवर्बरेशंस है। इको को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इको को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, रिवर्बरेशंस को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ये बहुत सी जो है वो डिस्टर्बेंस साउंड कहलाती है। लेकिन द रिफ्लेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल साउंड फ्रॉम अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज रिसीव्ड एट 0.1 सेकंड लेटर देन द डायरेक्ट साउंड इज कॉल्ड इको। यानी कि ये जो आपके पास रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आवाज डायरेक्टली आपके पास पहुंच रही है, दैट इज कॉल्ड द इको। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो है वो टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड का। अगर आपकी रिफ्लेक्टेड साउंड 0.1 सेकंड के बाद आप तक पहुंच रही है तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, इको कहलाती है। राइट, तो हम जो है पे डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं कि कितना डिस्टेंस तक हमारे पास जो वो इको जनरेट हो सकती है। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग देखें, सिंस द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, सो द इफेक्टिव डिस्टेंस फॉर इको इज, यानी कि इको प्रोड्यूस करवाने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए। राइट, तो हमें पता है S इक्वल्स टू VT। राइट, अगर मुझे जो है वो डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। राइट, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं यहां पर जो है रिफ्लेक्टेड साउंड की बात कर रहा हूं। तो रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। राइट, क्योंकि साउंड टकरा के फिर वापस आएगी ना, तो टोटल डिस्टेंस तो मैं नहीं ले सकता, डिस्टेंस का हाफ लूंगा। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू 340। राइट, 340 टाइम्स 0.1। 340 क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, 0.1 क्या है, रिफ्लेक्टेड साउंड का टाइम है। अगर हमने जो है वो इको के लिए कैलकुलेशन करनी है, और इसको मैं 2 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इको जो है वो टकराने के बाद वापस आएगी। तो हम टोटल साउंड का डिस्टेंस ले रहे हैं, मुझे सिर्फ इको का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को हाफ कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो मेरे पास इको का डिस्टेंस कितना आ गया, 17 मीटर। तो मतलब कहने का ये है कि अगर मुझे इको प्रोड्यूस करवानी है तो मेरा डिस्टेंस जो है वो साउंड सोर्स से कितना होना चाहिए, सॉरी मेरा जो मतलब मेरी जो पोजीशन है वो ऑब्स्टिकल से 17 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए, तभी मुझे जो है वो इको सुनाई देगी। अगर मेरे सामने जो रुकावट है, जो ऑब्स्टिकल है, वो बहुत ज्यादा नजदीक है, 17 मीटर से कम है, तो मैं कभी भी इको प्रोड्यूस नहीं करवा सकूंगा। सही, तो ये हमारे पास है इको। देखिए मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, द फॉर्मेशन ऑफ इकोज इन पब्लिक हॉल्स एंड ऑडिटोरियम विच अनोइंग टू ईयर कैन बी रेमेडिड बाय सेलेक्टिंग प्रॉपर डायमेंशंस एंड बाय अवॉइडिंग कंटिन्यूस फ्लैट स्मूथ वॉल्स। देखें जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, जो आपने जो है वो सिनेमाज वगैरह देखे होंगे, या जो ऑडिटोरियम्स कॉलेजेस वगैरह में होते हैं, उनकी वॉल्स को स्ट्रेट नहीं रखा जाता, या फिर वहां पर साउंड एब्जॉर्बर कर्टेन इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आपकी इको कम से कम हो और आपको जो है वो डायरेक्ट साउंड सुनाई दे, ताकि आप जो है क्लियरली हियर कर सकें। क्योंकि अगर इको जनरेट होती है तो आप साउंड को क्लियरली हियर नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई जहां पर भी ये चीजें बनाई जाती हैं तो वहां पर ये जो है वो फ्लैट वॉल्स को जो है वो अवॉइड किया जाता है, या अगर फ्लैट वॉल्स होते भी हैं तो उसके लिए फिर जो है वो साउंड एब्जॉर्बिंग कर्टन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका जो रिवर्बरेशंस की बात करते हैं, अगर आपकी जो है वो डिस्टेंस है, अगर आपके ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस 17 मीटर से कम है तो आपके पास जो है वो इको नहीं होगी, बल्कि वो जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है वो क्या कहलाएगी, रिवर्बरेशंस कहलाएगी। और रिवर्बरेशंस जो है बहुत ही ज्यादा अनोइंग होती है, बिल्कुल आपको समझ नहीं आती रिवर्बरेशंस में। तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एट अ डिस्टेंस लेस देन 17 मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, then the echo follows so close upon the direct sound that they cannot be distinguished. This effect is known as reverberations, which causes the general confusion of the sound impression on the ear. तो भाई मतलब कहने का ये है कि अगर आपके ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस 17 मीटर से कम है, जैसे वॉल आप मतलब रूम की जो वॉल है वो 17 मीटर से दूर तो नहीं हो सकती ना, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नैरो होती है, नॉइज मतलब कमरा इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो होता ये बेसिकली कि 70 मीटर्स के लिए फिर आपके पास जो है वो अगर 70 मीटर से कम के डिस्टेंस पे आप बोल रहे हैं तो फिर आपके पास वो इको नहीं होगा, बल्कि रिवर्बरेशन होंगी। और रिवर्बरेशन में आप साउंड को जो है, साउंड की रिफ्लेक्शन को रिकग्नाइज नहीं कर सकते, एक साथ में 3-4 जो है वो रिफ्लेक्शंस आ रही होती हैं, दैट्स वाई आप उनको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड फेस चेंज का। उम्मीद है कि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के ऊपर चलेंगे। मैं कोशिश ये करूंगा कि जल्दी से जल्दी चैप्टर 8 खत्म करवाने की कोशिश करूं।
सही। थैंक यू वेरी मच, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।